हेलो दोस्तों, मैं अब्बास मंजर अपने साथी नाजिश के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे। आज हम लोग आफो साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं शाहपुर बघौनी में। आज हमारे साथ आफो भाई हैं और अजमत साहब हैं जो कि पेशे से किसान हैं, और अकबर असलम साहब हैं जो कि मदरसा नदवतुल उलमा से फरागत हासिल करके अभी शाहपुर बघौनी में हैं। आफो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपका जो अभी इलेक्शन कैंपेनिंग जा रहा है उससे आप कितने मुतमईन हैं कि पिछली बार और अभी में आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? पिछले बार अभी में बहुत फर्क है, क्योंकि पिछला वाला जो चुनाव था वो मेरा पंचायत का पहला चुनाव था। उसके पहले मैं ज़िला परिषद लड़ चुका था, लेकिन पंचायत में बहुत सारे रणनीति होते हैं जिससे निकलना पड़ता है। पिछले बार वो चीज़ हम लोग नहीं समझे। जैसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है जो कैंडिडेट नॉन पॉलिटिकल हैं, जो कहीं पॉलिटिक्स में नहीं रहे, ऐसे कैंडिडेट भी आए हुए हैं जो रिश्तेदार और ख़ानदान की बदौलत चुनाव मैदान में हैं। और पिछले बार भी ये फैक्टर चला जो हम लोग को अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतना चलेगा। लेकिन इस बार हम लोग लगातार ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाना है जो लगातार समाज में बना रहे, और लोगों का काफ़ी प्यार है। क्योंकि मेरे पास तो बहुत बड़ा ख़ानदान भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन आम पब्लिक में ये बात आम है और कैंडिडेट भी बोलते हैं कि हमारा मुकाबला आफो भाई से ही है। तो लगता है कि पिछले बार से बहुत अच्छा रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इंशाअल्लाह ताला चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा, ख़ानदान की बात आपने की कि मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आफो साहब को इसलिए भी इस चुनाव में लाभ हो सकता है क्योंकि उनका जो दधियाल है और नानी का घर है, दोनों इसी पंचायत में पड़ता है। तो आप इससे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ननिहाल दधियाल पिछले बार भी था ही। जी। लेकिन चूँकि ननिहाल वाले लोग जो मेरे पहले से पॉलिटिकल लोग रहे, तो पिछले बार हम लोग आम राय नहीं बना सके ननिहाल के लोगों से कि मेरी माँ चुनाव लड़े। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से बात की नाराज़गी थी कि माँ बहुत शरीफ हैं, उनको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। इन बातों को भी हम नहीं समझ पाए। तो जो मेरे ननिहाल वाले लोग हैं वो जीसूर समझदार हैं। अगर हम इस लायक नहीं हैं तो बस सीधा मानिए कि अगर इस लायक हम नहीं होते तो मेरे ननिहाल वाले ओपन हमें वोट नहीं देते। अभी जो माहौल बना हुआ है कि लोग इस लायक नहीं हैं, उसके लिए लोग दीवाना बने हुए हैं, रिश्तों में खरास टाइप का आने लगा है जो नहीं आना चाहिए। तो ये बात है कि अच्छा, चलिए, आपने अपनी माँ के बारे में कहा कि आपके नानी, हालांकि बहुत निजी सवाल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में जो है कुछ प्राइवेसी नहीं होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अभी आपकी पत्नी फाइट कर रही है इलेक्शन, तो क्या आपके घर वाले इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है वाइफ, आफो साहब की वाइफ लड़ रही है, कोई इशू नहीं है? जी, इशू इसलिए नहीं है कि मेरी पत्नी पर मेरा पूरा राइट है, हम उसको लड़ाए नहीं लड़ाए, लेकिन माँ पर तो सारे बेटों का राइट होता है। कुछ भाइयों का भी, 6 भाई हैं, कुछ भाइयों का भी ये ख्याल था कि माँ चुनाव नहीं लड़ती तो बेहतर होता। चूँकि हम बहुत मैच्योर्ड भी नहीं थे पिछली बार राजनीति में, और मेरा ज़िद कही है जिस वजह से मैंने चुनावी मैदान में माँ को उतारा। लेकिन एक किस्मत भी होता है, बहुत अच्छा चुनाव में पिछले बार भी लड़ा। और हम मुद्दों पर बात करते हैं चुनाव में, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करते हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे अभी हम क्षेत्र में घूमते हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। बहुत सारे प्रत्याशी जो जुमला बोलते हैं, कहीं रास्ता नहीं है तो उनको बोलते हैं हम रास्ता आपको दे देंगे। ये जुमला है, जब तक सामने वाले आदमी ज़मीन एनओसी नहीं देंगे तब तक रास्ता नहीं मिलता। हम उनको ओपन बोलते हैं कि रास्ता तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक ज़मीन वाले नहीं चाहेंगे। हाँ, हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे, एक प्रयास नहीं करेंगे, अनेक प्रयास करेंगे। बैठ के सामाजिक तौर से बैठ के उनसे बात करेंगे, भाई ये भी हमारे ही गांव के लोग हैं, इनको रास्ता मिलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला दिल में बात डाले और उनको रास्ता मिल जाए। तो हम लोग जुमलेबाजी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, और जुमलेबाजी होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीत लेते हैं आप जुमलेबाजी से, उसके बाद क्षेत्र में जाने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए अजमत साहब, मैं तो आपसे मुखातिब हूँगा जी। आप बघौनी के गिने चुने चंद किसानों में आपका नाम आता है, ये सारे लोग जानते हैं, कोई छुपी बात नहीं है।
आप आफू भाई के साथ आपको आने की जो आप उनके साथ हैं उसके पीछे क्या हो जाए? देखिए, ये हमारे पड़ोसी हैं, घर के बिल्कुल बगल के हैं और हमारे अजीज़ हैं। मदरसे में तालीम ये भी हासिल किए, हम भी इसी शाहपुर बभौनी मदरसा इस्लामिया में तालीम हासिल किए। उस वक्त से हम इनको जान रहे हैं, देख रहे हैं इनकी एक्टिविटी क्या है। तो बचपन से ही आवाम की खिदमत करना इनकी आदत रही या मसूलियत कही रही। उसके बाद पिछले 15 साल से ये पढ़ाई से फरागत के बाद बिल्कुल समाज के खिदमत में अपना ज़िंदगी वक्फ कर दी। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए तैयार करना, मदरसा मस्जिद तक पहुंचाना, स्कूल तक पहुंचाना, ले जाना, पढ़ाई की व्यवस्था करना, और गांव में समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, बीमार हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं, तो डॉक्टर तक पहुंचाना, उसके घर पर जाकर के देखना, मदद करना। तो ये सब खूबी इनके अंदर बचपन से रही, लेकिन पिछले 15 साल से ये इसमें ज़्यादा मशगूल हैं, आवाम के हर काम में। तो यही वजह है, ईमानदार हैं, कभी किसी से पैसे का लालच नहीं, जो भी काम समाज के लिए किए, फ्री में किए। जी। अच्छा आफू साहब, एक सवाल और मैं आपसे मुखातिब होगा। आपके विरोधी भी जो है इस बात के कायल हैं आपके कि आफू साहब किसी भी कैंडिडेट पर निजी अटैक नहीं करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये आपका एक मास्टर प्लान है सहानुभूति के लिए कि आफू साहब बहुत नेक हैं, किसी पर अटैक नहीं करते हैं, या क्या इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, जो समाजवाद है हमारे देश का, चूँकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि पूरी दुनिया में हमारे देश का मिसाल दिया जाता है कि इतने तरह के भाषा बोलने वाले लोग, काले गोरे तरह के रहने वाले लोग, एक देश में एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री इसका हो, एक सिक्का चलता हो। तो चूँकि हमें बचपन से ये तालीम दी गई है और मेरी तालीम मदरसे में हुई है, तो उसमें सिखाया गया कि आप आखिरी तक अपने अखलाक को पेश कीजिए, और किसी में गड़बड़ियाँ हैं तो हो सकता है ऐसा नहीं कि मेरे में भी गड़बड़ी नहीं हो। इसलिए हम निजी हमला नहीं करते हैं कि एक शेर है कि जब दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त बने तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इसी वजह से सब लोग आपस में रिश्तेदारी हैं। चुनाव तो देश लेवल या प्रदेश लेवल का है नहीं। किन्हीं की माँ लड़ रही है तो नानी है, किसी की वाइफ है तो दोस्त है मेरी, भाई की अगर मैंने वाइफ ले तो भाभी है। तो हम लोग इस मिजाज से लड़ते हैं कि मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए और निजी हमला नहीं किया जाए। और मेरा यही गुजारिश है, और ये मेरा कोई मास्टर प्लान नहीं। 5 बरस जो मैं चुनाव हारा, तो ऐसे लोग भी मेरे पास आए काम के लिए जिन्होंने मेरा खुलकर विरोध किया, मुझे वोट नहीं दिया और मेरा वोट भी ख़राब कराया। लेकिन जब हम लोग एक तो उसकी उम्मती हैं, जैसे फतेह मक्का में सबको आम माफ़ी दिया गया, और उस नबी की उम्मत है जिस नबी के बदन पे कूड़ा फेंक दिया गया हो, बार बार उससे मिलने जाते हो। तो एक तो है कि हमको वहाँ की भी तैयारी करनी है साथ में। चुनाव तो आनी आनी चीज़ है, चुनाव आएगा और चला जाएगा, लेकिन एक तो मुल्क के भी हालात ख़राब हैं। जिस कौम से हम लोग आते हैं उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर हम लोग बहुत मिल के नहीं रहेंगे तो और हालत ख़राब होंगे। तो पहली कोशिश तो हम लोग करते हैं हम लोग मिल के अच्छे से चुनाव लड़ें, और इसीलिए हम निजी हमले नहीं करते हैं। और हम जब तक राजनीति में रहेंगे ये हमारी कोशिश रहेगी। चूँकि हम आरजेडी से आते हैं तो हमें अच्छे भाजपा के लोगों से भी बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं। वो लोग भी कोशिश करते हैं कि आप मुखिया बन के आइए। मेरा फेसबुक अकाउंट भी देखिएगा तो हम बहुत ज़्यादा जो पार्टी का जो मर्यादा है उसी में हम लिखते हैं, कोई निजी हमला हम नहीं करते हैं। एक अच्छा समाज को बनाना है। शायद निजी हमले की वजह से ये जो जब से पंचायती राज व्यवस्था आई है मुखिया शब्बीर साहब के बाद जो माहौल बना, निजी हमले की वजह से ही समाज में बहुत बिखराव हुआ। और बिखराव होने से पंचायत जो है मेरा वो आदर्श नहीं बन सका। अब मुखिया जी किसी से मिलना भी चाहते हैं विरोधी से, तो उनके जो समर्थक वोट दिए हैं वो मना करते हैं कि आप उनके पास नहीं जाइए। तो जब तक हम लोग मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, चुनाव अगर हम जीतते हैं तो हम जो 11 लोग चुनाव मैदान में हैं मुखिया के, तो लोग सभी लोग बैठ के बात करेंगे। चूँकि सारे लोग
जो वोट लेके आएंगे उनके तो मुखिया होंगे, उनका तो समर्थक होगा। तो हम चाहेंगे कि वो नेतृत्व अपने समर्थकों का करे और उनसे मिल बैठ के हम लोग बात करेंगे, सारे रंजिशों को भुला के, और एक अच्छे पंचायत का निर्माण करेंगे। जो मैंने बार बार कहा है कि अगर हमारे पंचायत को मुख्यमंत्री अगर विजिट करने नहीं आए, यहाँ के मुखिया को अगर नॉमिनेट नहीं किया गया राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, उसी पंचायती राज व्यवस्था से करना है, कुछ अलग तो करना नहीं है। सरकार इतनी पैसा देती है और इतने लोग सरकारी लोग यहाँ मैंने काम करने के लिए रखे हैं कि बघौनी ही नहीं पूरे बिहार के अगर मुखिया जी लोग उस पर सशक्त रहें, काम अच्छे से करें, तो हमें नहीं लगता कि ब्लॉक जाना पड़ेगा कर्मचारी को खोजने, या आप इंदिरा आवास हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लोग नियुक्त हैं, जो बीच के लोग पेपर आके ले जाते हैं, तो खुद उनको आके लेना, या पंचायत में बैठेंगे तो वहाँ खुद ले जाकर लोग जमा करेंगे, मुखिया जी वहाँ बैठेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं, अगर मान लिया मैं नहीं किसी वजह से चुनाव जीतता हूँ, तो जो जीते उनसे मेरी गुजारिश रहेगी आप पंचायत भवन खोल के। बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हम लोग बराबर ब्लॉक आते जाते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई आम पब्लिक परेशान रहा है, अब तो पंचायतें घट गई हैं, ब्लॉक की 11 पंचायत बचे हैं, तो शाहपुर बघौनी की आवाम बहुत परेशान हुई, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। और चूँकि मुखिया ही कप्तान होता है गांव का, तो जाहिर बात है लोग वही जाता है काम कराने। हम लोग के पास अगर कोई भूले भटके कोई लोग आ गए तो लोग बढ़ के उसका काम करने का काम करते हैं, चाहे कोई भी हो। चलिए अकबर साहब, मैं आपसे मुखातिब होगा। आप मदरसा से जुड़े रहे और तालीम के फील्ड में आप हैं, तो आप आफो साहब के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप क्या देख रहे हैं एजुकेशन के मामले में आफो साहब को, जो आप आफो साहब से जुड़े हुए हैं, या कुछ और आपकी ज़ाती सोच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, इस्लाम में अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। आफो भाई जब से मदरसे के कैंपस में ITI इलेक्ट्रीशियन वगैरह का जो संगठन बना और वो ITI अपने पूरे कंप्लीट में आने के बाद जब इनको उनका इंतखाब किया गया, तो इनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो बोला कि ये हमें भी कहा गया, या आफो भाई ने कहा था कि बाबू आप तो फ़ौकानिया मौलवी किए हुए हो, माशाल्लाह ग्रेजुएशन भी कर लिए हो, ऐसा है कि यहाँ से कंप्लीट कर लो ITI, हो सकता है। इस्लाम में ये बात सही है, आलिम का होना ये नहीं है कि दीनी खिदमत सिर्फ वो इदारा ही से कर सकता है, वो दुनिया के टेक्निकल है, बहुत सारे सिस्टम जो है उस पर भी जाकर आलिम जो है खिदमत अंजाम दे सकता है। तो इनकी जो है ये ऐसे लोगों को पकड़ते थे जो कमज़ोर तबका होता था, क्योंकि कमज़ोर तबका को आप जब ऊपर लाइएगा ना, तो वो क्या है, उसका मानसिकता जो है लोगों का बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो समाज उससे जो है गुलाब के फूल की तरह खिलता हुआ बढ़ेगा। क्योंकि समाज जब जुड़ता है तो ये नहीं कि सिर्फ पैसे वालों, नीचे से हमको लेके चलना है। इस्लाम में क्या है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब हम नीचे को देखेंगे, नीचे को पकड़ेंगे, तो वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी जब तरक्की करेगा तो एक खूबसूरत माहौल बनेगा, एक खूबसूरत समाज बनेगा, जिससे क्या है वो समाज की अगल बगल यानी दूर तक जो है उसकी रोशनाई होगी कि देखिए वहाँ के रहने वालों का कैसा माशाल्लाह सोच है, किस तरह अपनी ज़िंदगी वहाँ के लोगों गरीबों के साथ सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको कमज़ोर तबका को पकड़ना है, जो उस लायक नहीं है उसको उस लायक बनाना है, ताकि वो क्या है समाज में भी एक दूसरे के साथ आपस में मिलना जुलना, उठना बैठना, रहना सहना ये सीख सके। अच्छा अजमत साहब, मैं आपसे मुखातिब होगा। आप किसान हैं और आपने कहा कि हम आफो साहब से इसलिए जुड़े हुए कि वो हमारे पड़ोसी हैं, शुरू से हम उनके साथ रहे हैं, तो सिर्फ एक यही वजह है, या आप जिस फील्ड से हैं, किसान के फील्ड से हैं, तो क्या आप आफो साहब को इसलिए भी पसंद कर रहे हैं या उनकी जीत के लिए आप दुआ कर रहे हैं कि वो आपके सेक्टर में भी कुछ काम आ सकता है, या फिर आपका एक पड़ोसी है या ताल्लुकात है, गांव के लोग हैं, तो सिर्फ एक यही वजह है? नहीं, काम तो बहुत आ सकते हैं और आए हैं भी। किसानी हम लोग का जो किसान का क्षेत्र है उसमें भी ये इनका बहुत योगदान है। जी।
जैसे भी सुखाड़, बाहर, इस सब का जो मुआवजा सरकारी स्तर से मिलता है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका वंशावली बनना। इसलिए कि उसमें अपने ज़मीन का आपको डिटेल देना पड़ता है सरकार को, कितनी ज़मीन आपके पास है, कितना आपके पड़ोसी के पास है। तो पुरानी ज़मीन जो भी होती थी हमारे आपके पास जो भी है, वो सब दादा परदादा के ज़माने की है। अब उसमें बहुत सारे फरीक हो गए, तो उसके लिए वंशावली ज़रूरी होता है। तो वंशावली अभी हमारे भूतपूर्व मुखिया जो हैं और सरपंच, तो मुझे भी वंशावली की ज़रूरत पड़ी। मैं सरपंच साहब के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं वंशावली नहीं बनाता। तो बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे वंशावली बना, और आपो जी से ये उम्मीद है कि ये हमारी दुआ भी है कि ये जीत के मुखिया बन के आए, समाज का जो है सो भला करें, और इन सब चीज़ों के लिए किसी को भी शिकायत का मौका नहीं होगा। जब तक आफो जी हैं समाज के अंदर, बगैर मुखिया रहते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। अच्छा आफो साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँगा। आप ये बताइएगा कि कल आप अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, तो ये एक चुनावी जुमला होगा सिर्फ कि आप एक बहुत बड़ा पिटारा आप खोल देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे समाज के लिए, अब 5 साल आने के बाद फिर आप एक्सक्यूज़ करेंगे कि अरे मेरे हाथ में ये नहीं था, हमको ये फंड नहीं मिला, ये गेट नहीं खुला, वो गेट नहीं खुला, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमको एक चांस और दीजिए, फिर हम आगे करेंगे। ये आप कैसे जनता को विश्वास दिलाइएगा कि इस 5 साल में आप वो कर गुजरेंगे जो आप कल मैनिफेस्टो में जारी करने वाले हैं? सवाल कल पूछते थे ज़्यादा बेहतर था। नहीं, मैं मैनिफेस्टो के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप उसको कैसे अमल में लाएंगे। तो वही मैनिफेस्टो में, मेरा मैनिफेस्टो वही है जो पंचायती राज व्यवस्था में सरकार दी है। जी, तो जब पंचायती राज में सरकार दी है, जब उसका फंड आया तो हमें करने में क्या परेशानी? मैं बीच में आपको एक बार रोकना चाहूँगा। सरकार तो पिछले 5 साल में भी दी होगी, जी ये तो नहीं कि इसी साल में दे रही है, जी। तो फिर अभी वाले लोग ने क्यों नहीं किया और आप उससे बेहतर क्या कर देंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, पिछला बार मैनिफेस्टो में था कि हम गर्ल्स हाई स्कूल बनाएंगे, तो चूँकि पंचायती राज व्यवस्था में ये चीज़ें नहीं है। गर्ल्स हाई स्कूल के लिए क्या है कि अगर वर्तमान मुखिया जी ने बनवाया भी, जी, तो मेरे पास कुछ लोग आए थे उद्घाटन के बाद, तो बोले देखिए, अगर मुखिया जी पहले बात समझिए कि गर्ल्स हाई स्कूल या कोई भी सरकारी संस्था को बनाने के लिए ज़मीन को पहले गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री करना पड़ता है। हमने कहा कि अगर मुखिया जी ज़मीन को रजिस्ट्री करा देते हैं गवर्नर के हाथ में, चूँकि फ़ंड आया हुआ है, सरकार की फंडे हैं यहाँ, लेकिन चूँकि ज़मीन उपलब्ध नहीं है या कोई गवर्नर के नाम से नहीं लिख रहे हैं, इसलिए वो नहीं बन रहा है। अगर मुखिया जी उस जो बिल्डिंग बना है, अगर वो गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री करते तो शायद हम लोग चुनाव भी नहीं लड़ते उनके खिलाफ, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ आ जाता, हमारी बच्चियां भी पढ़ती वहाँ। लेकिन ऐसे वो बिजनेस ही मानिए, अगर अपना वो विद्यालय खोले हैं, चला रहे हैं अपने ज़मीन में, तो वो वादा तो हम करेंगे नहीं कि हम शर्मिंदा होंगे। दूसरा बात बोला है कि 6 बेड का हॉस्पिटल भी शायद उसमें था करने का, तो वो भी है कि आपको ज़मीन देना पड़ेगा गवर्नर के नाम से, और जिस दिन आप गवर्नर के नाम से आप लिख देंगे सरकार के यहाँ फंड हेल्थ विभाग में रखा हुआ है या किसी भी पंचायत में, वो आके बन जाएगा। तो हम जुमला बोलेंगे तब ना, हमको मान लिया आएगा मनरेगा से पार्क बनाने का प्रावधान है, मनरेगा से प्लेग्राउंड बनाने का प्रावधान है, तो हम तो प्रयास कर सकते हैं ना। आवाम की बैठक करेंगे, जो आम सभा के नाम सभा क्यों होता है, आम सभा के नाम सभा में बातें रखेंगे हम कि देखिए कहीं गैर मज़रूरा ज़मीन अगर है तो हमारे बच्चे के लिए अगर पार्क हो जाता है, हमारे बच्चे के लिए प्लेग्राउंड हो जाता है, तो चूँकि पंचायती राज व्यवस्था में है और हम ज़मीन अगर उनको देते हैं उपलब्ध करा के, तो सरकार तो खड़ी है बनाने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, हालांकि आपने पहले ही कहा कि ये चीज़ कल पूछते तो बेहतर होता, एक सिर्फ आइडिया के लिए कि क्या आपके मैनिफेस्टो में, क्योंकि आपने कहा कि वर्तमान जो मुखिया थे उन्होंने 6 बेड के हॉस्पिटल का भी कहा था, तो क्या कुछ मेडिकल सेक्टर के लिए भी कुछ घोषणा होगा कल? बिल्कुल, मेडिकल सेक्टर के लिए होगा, एकदम घोषणा करेंगे और प्रयास भी करेंगे। मैंने कहा है कि अगर शाहपुर बगोनी पंचायत की तरक्की के लिए, चूँकि हम लोग विपक्ष के पार्टी से आते हैं, लेकिन अगर हमारे समाज के लिए अगर हमें
भाजपा के मंत्री के यहाँ भी जाना पड़ेगा, जेडीयू के मंत्री के यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो हम निश्चित जाएंगे और सारा एड़ी चोटी का जोर लगा के चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो हर सुविधाएं हो जिससे हमारी जनता को शाहपुर भगोनी पंचायत से बाहर निकलना न पड़े। अकबर साहब, आप बताइएगा, अभी आपने बात किया कि आफो साहब जो है वो रहबर और ITI का आपने नाम लिया, दीनी तालीम को आप क्यों मिस कर गए? आप क्या सोचते हैं दीनी तालीम के बारे में? आफो साहब के पास कोई प्लान है या सिर्फ आप उनका रहबर और ITI देख करके ही खुश हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात आफो भाई ने कहा था, हमको अजीज़ ही समझते हैं, इन्होंने कहा था सब ये बंदा जो है सबसे पहला बंदा, मैं बगौनी 2013 में दारुल नदवतुल उलमा से फरागत मेरी हुई। जब मैं घर पे आया, जब ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हमने 14 में की, तो उस समय आफो भाई ने ही, मैं मौलवी से जाता, मौलवी से मैं आलिम करना चाह रहा था, लेकिन इन्हीं का देन है कि बोला बाबू दुनियावी भी हो जाएगा, तुम्हारा दीनी भी हो जाएगा, ऐसा करो तुम मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारा दोनों फ़ायदा होगा। तो हम बोले चलिए अच्छी बात है, आपका रास्ता दिखाना। तो मैंने वहाँ जाकर LKBD से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। उसी दरमियान इन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जब तक बैठे हुए हैं बच्चों को दीनी तालीम जो है आप दीजिए। तो इन्होंने मुंतखब हमको किया, इस घर में पढ़ा लीजिए, इस घर में। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बजाबते हमसे कहा, तो हम वहाँ उस घर में अल्हम्दुलिल्लाह आज बगौनी की सरजमी पे मैं कम से कम 100 घर हो तो ज़रूर ही होगा जो मैं उस घर में पढ़ा चुका हूँ। ये आफो भाई ने ही हमको रास्ता दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नेक ख्वाहिशात को बरकरार रखे। और इन्होंने ये भी कहा था कि 14 वार्ड है, आप ऐसा कीजिए कि एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, मकतब टाइप का बनाइए, हर 1 घंटा हर जो है वार्ड में, यानी कि अपना जो है हर पंचायत में अपना 1-1 घंटे का सिस्टम लागू कीजिए, जो खास करके स्कूल के बच्चे CBSE बोर्ड के जो हैं वो दीनी हासिल कर सके, ताकि वो दीन से महरूम ना हो। ये इन्होंने हमें कहा था। हम बोले इंशाल्लाह ज़रूर, मैं आपकी बात को लब्बैक कहता हूँ। उसी दरमियान क्या हुआ कि एक मकतब मैंने कायम की अल्हम्दुलिल्लाह चला। फिर क्या हो, कुछ मामला थे जिसकी वजह से हमने उसको हटा के फिर जो सिलसिला था घर बाई घर, वहाँ जाकर मैं अभी भी फिलवक्त अभी भी मैं वो दीनी हासिल दे रहा हूँ बच्चों को। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें जब तक रखे दीन की खिदमत करने वालों में रखे। अच्छा अजमत साहब, एक बात बताइएगा जी। कि आफो साहब की तारीफ आप कर रहे हैं, अकबर साहब भी कर रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, 1-2 साल से कोरोना का एक बहुत बड़ा प्रकोप इस देश में है। उससे पहले अगर देखा जाए तो CA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें आफो साहब कहाँ तक एक्टिव थे? CA NRC के प्रोटेस्ट में। अब कोरोना के दौरान जो जाहिर सी बात है, हम जिस समाज में हैं काफ़ी गरीबी है अक्सरियत में, उसमें आफो साहब कहाँ पर एक्टिव थे? कोई आप जानकारी दे सकते हैं? सबसे पहले CA प्रोटेस्ट जो था उसमें हम लोग के रहबर ये थे, हम लोग इनके साथ साथ समस्तीपुर में भी गए, ताजपुर में भी धरने पर लगातार हम लोग गए, यहाँ तक कि रात भर वहाँ हम लोग रुके। तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है पूरे समाज को वहाँ तक ले जाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ तक पहुँच सके। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और रही कोरोना की बात, तो पिछले साल जब ऑक्सीजन की कमी थी, पैसे वाले लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस वक्त इन्होंने हमारे घर के बगल में, उस घर का एक फ़र्द हमारे यहाँ मजदूरी करता है, भाई ही है, उसकी भांजी का सीरियस पोजीशन था कोरोना की वजह से। तो ये खुद डॉक्टर के यहाँ ले गए, उसको ले जा करके एडमिट करवाए। एडमिट करवाने के बाद उसमें तो काफ़ी खर्च आता है, तो वो गरीब थी, उससे कुछ हो नहीं सका। 4 या 5 हज़ार रुपया वो जमा कर चुकी थी, वो भी गांव समाज हमसे आपसे मांग करके। उसके बाद वो बच्ची जब ठीक हुई तो तकरीबन 35,000 रुपया का बिल था, जिसको आफो भाई ने अपने पॉकेट से जमा किया और उस बच्ची को रिलीज़ करा के उसके घर तक पहुंचाए। उसके बाद भी उसकी देख रेख इयादत किए कि तबीयत कैसी है, दवा है नहीं है। तो ये हमारे बिल्कुल घर के बगल की बात है जो हमने अपने आँखों से देखा। और उस डॉक्टर के पास
ऑक्सीजन मुहैया कराना, ये सबसे बड़ी दुश्वारी वाली बात थी कि ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, समझा। तो उस कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बगैर ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम किए और उस डॉक्टर के यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट को इन्होंने पहुंचाया जिसका सफल इलाज हुआ, वो सब ठीक होकर घर आए। तो कोरोना काल में इनकी जो खिदमत हम जानते हैं, हमारे जो नज़रों के सामने से गुजरा है वो मैंने आपको बतलाया, और बहुत सारे लोगों का इलाज करवाए हैं, ये खुद जानते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और ख़ासतौर से आफो साहब आपका। फिर वक्त मिलेगा, मैं कल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहूँगा, और आप अगर हमें इसी तरह समय देते रहें तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।